तो वेलकम एवरीवन। कॉस्टिंग का ये क्लास है बीकॉम पार्ट 3। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन सेमेस्टर 4 में आई थिंक जो नया सिलेबस आया हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी का, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि सेमेस्टर 4 में कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आए, तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे अभी सेमेस्टर 4 में जाने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट वीक में होने वाला है। धीरे धीरे हम इन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम बढ़ा के हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम लेकर चलते हैं। अभी चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म हुआ है, कि जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट था और वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, बट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट कंट्रोल क्या है, ऐसी बहुत सारी बातों के आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों लाया गया, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नीड्स हैं, है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपसे बात किया हुआ था। चैप्टर 2 जो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। मतलब जब हम कॉस्ट की बातें करेंगे किसी भी वस्तु के या सर्विसेज के, गुड्स या सर्विसेज के, जब भी हम लागत की बात करेंगे, है कि नहीं, तो उसके उस लागत में क्या क्या तत्व शामिल किए जाते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं पे कॉस्ट को कितने अलग अलग प्रकार से देखा जाता है, कॉस्ट को कितने अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में वही क्लासिफिकेशन, मतलब कॉस्ट का हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के कॉस्ट का वर्गीकरण करने वाले हैं, मतलब क्लासिफिकेशन। क्या करने वाले हैं? वर्गीकरण। अलग अलग प्रकार के मैं कॉस्ट के बारे में बात करने वाला हूं। तो किसी भी प्रोडक्ट, जब भी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में ही बताया है कि ये किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के द्वारा, या मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कह लीजिए, यानी वो एंटिटी जो क्या या तो गुड्स या सर्विसेज का क्या करते हैं, लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन चीजों के बारे में यहां पे हम बात करने वाले हैं। कोई दिक्कत? तो इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि आगे हम जब कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, कॉस्टिंग की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो इसमें जितने वर्ड्स हैं ना, बिना उस वर्ड्स को जाने आप कॉस्टिंग की पढ़ाई नहीं कर सकते, सीधी बात है। इसके अलावा आप रट ही सकते हैं, जिसका कोई फायदा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो चलिए मैं लेके चलता हूं। सबसे पहले किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, मेनली सेवा पे नहीं चलेंगे हम, मुख्य रूप से यहाँ पे बात किया जाता है जब कॉस्टिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको यही गुड्स के बारे में आपसे बात की जाएगी कि किसी भी वस्तु को तैयार करने में क्या क्या खर्चे, क्या क्या कॉस्ट लगने वाला है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को तैयार करने में सबसे पहले हम ऊपर की बातों को पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं चार्ट द्वारा कि 3 चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक तो मटेरियल, दूसरा लेबर, एंड तीसरा ओवरहेड एक्सपेंस। मतलब इसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल, इसको हम क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग मेन भी कहते हैं, मैन नहीं, MEN, मेन। और इसको हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। या इसको समझ लीजिए आप, एक्सपेंस ही समझ लीजिए। अभी इन 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब सबसे पहले किसी वस्तु को बनाने के लिए उसके लिए कच्चा माल चाहिए, अपने को चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब तक सामान नहीं होगा, रोटी बनाना है, आटा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ही चाहिए, सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए होता है। अब उस आटा को ऐसे ही रख दीजिएगा और सोचिएगा रोटी बन के तैयार हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको क्या चाहिए? लेबर चाहिए। और इन सभी चीजों के ऊपर सबसे बड़ा चीज क्या होता है? खर्च, है कि नहीं? तो इन 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वही यहां पे कह रहा है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित जो मुख्य व्यय होते हैं वो लागत के तत्व कहे जाते हैं, मतलब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। मतलब किसी भी वस्तु को तैयार करने में जो भी व्यय शामिल किए जाते हैं, जो मुख्य होते हैं, जिनके बिना उन वस्तु को तैयार करना पॉसिबल नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहे जाते हैं, यानी लागत के तत्व कहे जाते हैं। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन में कच्ची सामग्री, तो मटेरियल्स के बारे में बात कर रहा हूं, कच्ची सामग्री, श्रम तथा अन्य व्यय, इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे शामिल होते हैं, किए जाते हैं। वस्तुतः यही लागत के प्रमुख तत्व है।
तो मुख्य रूप से हमें लागत में जितनी भी चीजें आने वाली है वो कहीं ना कहीं इन्हीं तीन चीजों में हमारा शामिल होके दिखने वाला है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहे हैं, इन व्यय में कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनका किससे संबंध डायरेक्ट, जिनका लागत से प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध कहने का मतलब थोड़ा सा मेरे लिए भी कठिन हो रहा है हिंदी पढ़ाना, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। और कुछ का होता है जिन्हें हम, अब जिसका रिलेशन क्या होता है, जिसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। और दूसरी ओर कुछ व्यय, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट उस प्रोडक्शन से तो रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खर्च करके प्रोडक्शन प्रोसेस को आसान बनाया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन करने में मददगार साबित होते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, मतलब संबंध नहीं होता है जिन्हें हम क्या करते हैं, जो पूरे व्यवसाय से संबंधित होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है। प्रत्यक्ष व्यय का योग, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलेगा। अब यहां पे आप मूल लागत नहीं लिख सकते, जब आप कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाइएगा, कॉस्ट शीट बनाइएगा, तो वहां पे आपको प्राइम कॉस्ट ही लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष व्यय मतलब जितने भी प्रत्यक्ष खर्च हुए हैं, वो चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे डायरेक्ट लेबर हो, तो इन दोनों को जब एग्रीगेट किया जाता है तो उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, मतलब मूल लागत, या जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं या प्रत्यक्ष लागत कहते हैं। जिसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष सामग्री, जैसे कि रोटी बनाने के लिए आटा, प्रत्यक्ष श्रम तथा प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जैसे रोटी बनाने के लिए प्रत्यक्ष सामग्री क्या हो गया, आटा। प्रत्यक्ष व्यय श्रम क्या हो गया, जो व्यक्ति रोटी बनाएगा वो। प्रत्यक्ष व्यय क्या हो गया, जैसे मान के लिए गैस चूल्हे पे बनेगा तो गैस का खर्च होगा कि नहीं। तो ये सारे के सारे, और इनका जो योग होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। सभी अप्रत्यक्ष व्ययों का योग जो कहलाता है वो ओवरहेड एक्सपेंस कहा जाता है। मतलब जो हेड, ओवर मतलब ऊपर, के ऊपर ज्यादा, मतलब जो मेन, हेड मतलब मेन, जो मेन यानी प्राइम, जो प्राइम एक्सपेंस से ऊपर के खर्चे होते हैं, जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, जो प्राइम एक्सपेंस से ऊपर के खर्चे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग ऊपरी व्यय यानी कि ओवरहेड एक्सपेंस, अथवा उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष सामग्री, जैसे मान के चलिए आप रोटी बना रहे हो तो उसके लिए आप अगल बगल में सफाई करने के लिए आपने कुछ कपड़ा रखा होगा कि आटे को अगर गिर रहा है तो सफाई कर दो, वो भी चाहिए। आप जिस किचन में आप बनाने जा रहे हो रोटी, वहां की साफ सफाई वगैरह के लिए झाड़ू वगैरह रखे हो, है कि नहीं। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं सामग्री ही तो है, सामान ही तो है, मटेरियल ही तो है। तो ये सारे क्या रोटी बनाने में डायरेक्ट रिलेशन है इनका। अरे नहीं भी रखिएगा तो कोई बात नहीं, गंदा बना लेंगे हम, लेकिन फिर भी हम क्या सब कोई गंदा में रहता है, नहीं, एक्चुअल में लोग सफाई करके रखते हैं। तो ये भी सामग्री कहीं ना कहीं हमें अपने मेन काम को करने में मददगार साबित होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष श्रम कहते हैं, या अप्रत्यक्ष, सॉरी यहाँ पे क्या, जिसमें अप्रत्यक्ष श्रम अप्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित होते हैं, तो जिसको अप्रत्यक्ष लागत के नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। लागत तत्वों को एक चार्ट के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया ऐसे। अब जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल, तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वैसे ही लेबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई दिक्कत। तीसरा, अब अच्छा, लेबर में डायरेक्ट क्या हो सकता है, जो रोटी बना रहा है वो, और इनडायरेक्ट क्या हो गया, जो कहीं, अब जैसे झाड़ू लगा रहा है, जो पानी पहुंचा रहा है कि नहीं। जैसे मैं इस ऑफिस में ही अगर मैं बिस्कुट बनाने का काम करता हूँ, जो लोग डायरेक्ट बिस्कुट बना रहे हैं, बिस्कुट के मशीन चला रहे हैं, वो सारे डायरेक्ट हो गए। लेकिन मानिए हमारा कंपनी है तो अकाउंटेंट होगा, लेबर होगा, प्यून होगा, चपरासी होगा, ये सारे लोग क्या कह जाएंगे, ये इनडायरेक्ट लेबर कहे जाएंगे, ठीक है। तो वही अप्रत्यक्ष व्यय भी होता है कितने प्रकार का, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, डायरेक्ट खर्चे एंड इनडायरेक्ट खर्चे। फिर यहाँ पे क्या कहा जाता है, अब जैसे हम आएंगे अब ओवरहेड्स के बारे में, जो मैंने बोला था ओवरहेड एक्सपेंस, तो उसमें क्या हो गया, जैसे कारखाना ऊपरी व्यय, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम क्या कहते हैं,
ये हो गया कार्यालय, तो ऑफिस। सेल्स ओवरहेड, मतलब ये किसी से सेल्स रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहा जाता है, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसको हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहते हैं। तो ये एक चार्ट के द्वारा हमने बताया, लेकिन ये बस नाम अभी बताया है। थोड़ा बहुत हमने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क बताया। जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ, उसको हम डायरेक्ट ओवरहेड कहते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और इसको डायरेक्ट नहीं रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं। अब अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मटेरियल्स के बारे में बात की गई है सबसे पहले, क्योंकि किसी भी सामान को बनाने में जो सबसे अहम चीज होता है वो क्या होता है, मटेरियल। वैसे तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ मटेरियल आ जाएगा तो हम चीजों को बना पाएंगे। कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हैं, चाहे मटेरियल हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे लेबर हो, ये तीनों कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तीनों के बिना, मान के चलिए हमारे पास आटा हो, लेबर हो, गैस ना हो, रोटी बना पाएंगे। हमारे पास गैस हो, लेबर हो, लेकिन आटा नहीं हो, बना पाएंगे। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, वही कह रहा है, उत्पादन लागत का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सामग्री है, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मटेरियल। सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है। वैसे तो मैंने बताया है कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि सब चीज का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन लेबर का काम तो तभी आएगा ना जब मटेरियल होगा। तो सबसे जरूरी चीज, सबसे पहला जरूरी चीज काम का होता है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए जिन कच्चे सामग्री की, कच्चे माल की जरूरत होती है, सबसे पहले ये तो देखिए वो हमारे पास उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके बाद ही लेबर की बात करते हैं हम, या पहले लेबर की बात करते हैं बाद में रॉ मटेरियल की बात करते हैं, नहीं। पहले हलवाई नहीं जोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं कि जिस सामान को बनवाने के लिए हलवाई की जरूरत है, पहले देखते हैं सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे तो किसी भी लागत होता है, सामग्री हो, श्रम हो, चाहे व्यय हो, के अभाव में किसी वस्तु का निर्माण संभव नहीं है, मतलब असंभव है। बट फिर भी सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही किसी चीज की बात की जाती है। तो सामग्री कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब क्या होता है, तो एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया हमारा क्या, इनडायरेक्ट। वैसे तो मैंने इसका एग्जांपल अभी कुछ देर पहले आपको दिया था और वही चीज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो डायरेक्ट सामग्री क्या हुआ कि जिस वस्तु को बना रहे हैं, उस वस्तु को बनाने के लिए जिन कच्चे माल की जरूरत होती है, जिन रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स। ईंट की, जैसे हाँ मकान बनाने के लिए अगर बात करें, ईंट की जरूरत है कि नहीं, गिट्टी, सीमेंट, बालू, छड़, तो ये डायरेक्ट मटेरियल्स। वही यहाँ पे कह रहा है, जो सामग्री उत्पादन से सीधे संबंधित होती है उसे प्रत्यक्ष सामग्री, उसे डायरेक्ट मटेरियल्स कहते हैं। जैसे वस्त्र निर्माण के लिए सूत का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फर्नीचर के लिए लकड़ी, भवन निर्माण के लिए ईंट, बालू, चूना, सीमेंट आदि। कभी कभी कोई एक ही वस्तु किसी एक उद्योग के लिए निर्मित माल होता है और किसी दूसरे उद्योग के लिए प्रत्यक्ष सामग्री। जैसे मान के चलिए हमारा काम है लकड़ी जंगलों से काट के लाना, उसको सफाई करके और बेचना। तो मेरे लिए जो जंगल से काटी गई लकड़ियां हैं वो रॉ मटेरियल्स है, और उसको जब हमने सफाई करके जो सिल्ली निकाला उसका, वो हमारा फिनिश्ड गुड्स हो गया, वो फाइनल हो गया। लेकिन ये जो हमारा फाइनल गुड्स है, जब किसी दूसरे जो लोग टेबल, कुर्सी, बेड बनाते हैं, उनके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स। मतलब हमारा फाइनल गुड्स किसी और के लिए रॉ मटेरियल्स हो सकता है। वही यहां पे कह रहा है कि कभी कभी किसी एक उद्योग के लिए निर्मित माल होता है। जैसे मेरे लिए जो लकड़ी का सिल्ली था वो क्या है, हमारा निर्मित माल। अब जैसे देखिए मेरे लिए 12th पास या बीकॉम पास जो बच्चे हैं वो क्या हमारे लिए फिनिश्ड गुड्स है, लेकिन जो लोग एमबीए का इंस्टीट्यूशन है उनके लिए वो लोग क्या है, रॉ मटेरियल्स है कि नहीं है। सोच कर देखिए, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे लिए फाइनल सबके लिए फाइनल हो जाए। तो रॉ मटेरियल्स आप नहीं कह सकते हो आटा ही आटा। मान के चलिए कि अब जैसे ब्रेड बनता है, किसी कंपनी के लिए ब्रेड क्या है, ब्रेड बनाने वाली कंपनी के लिए ब्रेड क्या है, फाइनल फिनिश्ड गुड्स है। लेकिन वही ब्रेड जब आकर यहाँ पे ऑमलेट वगैरह बनाता है, उसमें जो ब्रेड यूज करता है, तो ऑमलेट बनाने वाले दुकानदार के लिए वो ब्रेड क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया।
और उसमें वो अंडा वगैरह या जो भी अपना जो भी तैयार करना उसको करके करेगा, तो जो बनेगा वो उसका फाइनल गुड्स होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वही यहाँ पे कह रहा है किसी दूसरे उद्योग के लिए प्रत्यक्ष सामग्री। तो प्रत्यक्ष सामग्री मूल लागत का एक भाग होता है, मतलब प्राइम कॉस्ट का एक पार्ट क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी होता है। मैंने बोला था ना कि जब डायरेक्ट एक्सपेंस को, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे वो मटेरियल रिलेटेड हो, चाहे लेबर रिलेटेड हो, चाहे एक्सपेंस रिलेटेड हो, जब डायरेक्ट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हो, क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट बन जाता है, बताया था मैंने लास्ट पेज में, वही है। तो मैंने बताया निर्माण के लिए सूत, फर्नीचर के लिए लकड़ी। लेकिन क्या सिर्फ लकड़ी से आप कुर्सी बना सकते हो? ये टेबल, ये बेंच जो बना है, क्या सिर्फ लकड़ी का बना है? इसमें कील का यूज किया गया है, कांटी का यूज किया गया है कि नहीं किया गया? तो ये कांटी क्या हो गया, ये कांटी क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो गया, मतलब मेनली इसमें दिख रहा है हमारा क्या, लकड़ी लकड़ी लकड़ी। कोई कहता है क्या कि कांटी का हमने बेंच बनवाया है? सब कोई क्या कहता है, लकड़ी का बेंच हमने बनवाया है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी सामग्री जिसका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, दिखता नहीं है, वो अप्रत्यक्ष सामग्री कही जाती है। जैसे यंत्र की सफाई के लिए जूट व कपड़ा, मशीन है, मैंने सफाई के लिए कपड़ा रख रखा है इन सब चीजों की सफाई के लिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। यंत्रों की चिकनाई के लिए तेल, जैसे ग्रीस वगैरह का जो यूज होता है मशीन को चलाने के लिए, तो हो गया। कारखाने की सफाई के लिए झाड़ू, साफ सफाई के लिए। कार्यालय के उपयोग के लिए स्टेशनरी, जैसे कि वो जो फोटोकॉपी का जो पेज होता है कि नहीं, पेन, कॉपी, ये सब, मतलब सारी की सारी चीजें, ये क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। इसके अलावा किसी वस्तु के निर्माण में यदि कोई सामग्री न्यूनतम मात्रा में प्रयुक्त होती है तो उसे अप्रत्यक्ष सामग्री माना जाता है। न्यूनतम मात्रा मतलब कम से कम मात्रा जो दिखाई नहीं दी। जैसे बेंच बनाने में सबसे ज्यादा मात्रा क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, लेकिन बनाने में बिना किल का यूज किए आप बेंच नहीं बना सकते उस लेवल से। तो इसीलिए अगर उसमें आप किल का प्रयोग कर रहे हो तो वो किल क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल्स। कमीज मतलब ये शर्ट, ठीक है, ये बना रहे हैं, इसमें मुख्य उपयोग क्या है, कपड़े का है, लेकिन बिना सिलाई के लिए जो धागा यूज हुआ है, क्या उस बिना धागे का ये शर्ट बनना पॉसिबल था? तो वो जो धागा यूज हुआ वो क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल्स। वही कह रहा है कि कमीज यानी शर्ट के निर्माण में धागा, अप्रत्यक्ष सामग्री को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड माना जाता है। मतलब अप्रत्यक्ष बताया ना, जो प्राइम से, जो हेड मतलब मुख्य से ऊपर जो होता है खर्च, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड कहते हैं। अब देखिए दूसरा आता है पार्ट लेबर का। दूसरा पार्ट क्या आता है, लेबर का। अब किसी ना किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम का यानी लेबर का भी एक अलग स्थान है। लेबर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि जब तक किसी भी रॉ मटेरियल्स के साथ लेबर को नहीं जोड़ा जाएगा, रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में आप चेंज ला ही नहीं सकते, मतलब उसके आकार में, उसके क्वालिटी में, है कि नहीं? आप चेंज ला सकते हो क्या? हमने लकड़ी से इस बेंच को बनाने के लिए लेबर रखा था, क्या बिना लेबर का मैं सिर्फ लकड़ी लाकर रख देता, क्या बेंच बनकर तैयार होता? नहीं होता। तो वही कह रहा है कि श्रम भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसकी अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का उत्पादन असंभव है, किसी भी वस्तु का उत्पादन असंभव है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामग्री एवं श्रम एक गाड़ी के दो पहिए हैं। मतलब यदि मैं उत्पादन तक पहुंचना चाहता हूं तो जिस हिसाब से हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, उसी हिसाब से उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए श्रम की भी जरूरत होगी, लेबर की भी जरूरत होगी। जैसे एक गाड़ी एक पहिए पे नहीं चल सकती, दो पहियों का होना अनिवार्य है, वैसे ही प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास दो पहिए हैं, और वो क्या है, लेबर एंड मटेरियल। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक के अभाव में दूसरे का कोई महत्व नहीं होता। हमें रोटी खाना है, आटा लाकर रख दिए, रोटी नहीं बन सकता। रोटी बनाने वाले को हमने बुला लिया, लेकिन हमारे पास आटा नहीं है, रोटी नहीं बन सकता। तो एक के बिना दूसरे का, कि दूसरा क्या होता है, महत्वहीन होता है। लेकिन हम जब श्रम की बातें करेंगे तो जैसे मटेरियल में हमने दो प्रकार के मटेरियल पढ़ाए थे, कौन कौन सा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वैसे ही लेबर में भी आपको प्रत्यक्ष श्रम, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर के बारे में बात की जाएंगी। तो सबसे पहला आता है डायरेक्ट लेबर। सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट लेबर। तो यहां पे क्या हो गया, जैसे वस्तु को बनाने में जो डायरेक्ट जो मटेरियल का उपयोग करते थे उसको डायरेक्ट मटेरियल कहते थे, वैसे ही वस्तु को बनाने के लिए
जो डायरेक्ट लेबर उस वस्तु को बनाने में जो उपयोग किए जाते हैं उन्हें क्या किया जाता है, डायरेक्ट। तो वही वस्तु के निर्माण में जो श्रम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है उसे प्रत्यक्ष श्रम कहलाते हैं, उसे प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, इसे उत्पादक मतलब प्रोडक्टिव लेबर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव लेबर भी कहते हैं, अथवा कारखाना यानी फैक्ट्री लेबर भी कहते हैं। जैसे फर्नीचर के कारखाने में फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है। लेकिन उसी कारखाना में एक होगा लोडिंग करने वाला, अनलोडिंग करने वाला, पानी पिलाने वाला, अकाउंट डिपार्टमेंट देखने वाला, होता होगा कि नहीं होता होगा। तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर हो जाएंगे, उनको भी तो खर्च दे रहे हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि नाम से जैसे फर्नीचर के कारखाने में फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति, कपड़ा मिल में कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति, बिस्कुट के कंपनी में बिस्कुट बनाने वाला व्यक्ति, ये सारे डायरेक्ट लेबर हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, और पता है ना डायरेक्ट वाला पार्ट किसका होता है, प्राइम कॉस्ट का एक पार्ट होता है। प्राइम कॉस्ट मतलब मूल लागत, बताया ना मैंने। फिर वैसे ही होता है इनडायरेक्ट लेबर, यानी ऐसा श्रम जो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता करता है वस्तु को बनाने में, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। जैसे द्वारपाल का श्रम, मतलब हमने वॉचमैन को जो सैलरी दे रखा है वो। फोरमैन का श्रम, माल को इधर उधर करने वाले व्यक्ति, मतलब लोडिंग अनलोडिंग करने वाला, इधर उधर करने के लिए। ये लोग बनाते नहीं है लेकिन इनका उपयोग बहुत जरूरी है, तो इनको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट लेबर। तो ये क्या होते हैं, ये किसके पार्ट होते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा हमने दो चीज देखा, मटेरियल एंड लेबर। डायरेक्ट किसका पार्ट हो जाता है, प्राइम कॉस्ट का, और जो इनडायरेक्ट होता है वो किसका पार्ट हो जाता है, ओवरहेड्स, यानी कि जिसको हम ऊपरी व्यय के नाम से जानते हैं। फोरमैन वही लोग हो गए जो देख 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 करते हैं ना चीजों का, तो फोरमैन होगा। अब देखिए एक्सपेंस, किसी वस्तु के उत्पादन में सामग्री व श्रम के अलावा और भी खर्चे किए जाते हैं। जैसे रोटी बनाने के लिए सिर्फ व्यक्ति और आटा से काम नहीं चलेगा, गैस की जरूरत है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि इसके अलावा भी अन्य व्यय किए जाते हैं, जैसे कारखाने के व्यय, कार्यालय के व्यय, बिक्री एवं वितरण के व्यय। तो इन सारे व्यय को भी, इन सारे खर्चों को भी हमने कितने प्रकार से बांट रखा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसका पार्ट हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट किसका पार्ट हो जाएगा, ओवरहेड्स का। समझ में आया। फिर वहां पे कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, तो जो व्यय वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय कहे जाते हैं। इसे डायरेक्ट चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्ट चार्ज के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यय आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, किसी वस्तु को सुरक्षित करने के लिए पैकिंग पर किया गया खर्च, मतलब पैकिंग एक्सपेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे दवा की शीशी, सिगरेट का पैकेट, रंग का डब्बा आदि। दूसरा, किसी वस्तु के निर्माण पर बनाए गए डिजाइन, नमूने आदि पर किया गया व्यय। क्योंकि देखिए मार्केट में प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब उसका डिजाइन बढ़िया होगा। जब तक डिजाइन बढ़िया नहीं होगा तब तक आपका समझिए कि तो डिजाइन तैयार करवाना पड़ता है, उसके लिए खर्च देना पड़ता है। तो ये चीज हो गया। तीसरा, खान के प्रयोग के बदले, जैसे आप अगर कोयला के खदान से कोयला निकालना चाहते हैं तो कोयला खदान का जो ऑनर है उसको पहले क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रॉयल्टी, जिसको अधिकार शुल्क के नाम से जानते हैं। आपने अगर बीकॉम की पढ़ाई मन से करी होगी तो कहीं ना कहीं एक बार रॉयल्टी जरूर पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये आप लोगों के लिए। तो रॉयल्टी अगर आप दे रहे हो तो वो भी आपका क्या हो जाता है, डायरेक्ट हो जाएगा। फिर किसी वस्तु के संबंध में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट पर किए गए व्यय, मतलब किसी चीज को बना रहे हैं और उसके एक्सपेरिमेंट पे, उसके शोध पे अगर मैं कोई खर्च कर रहा हूं, मतलब प्रयोग पर, जैसे कि मान के चलिए कि ये जो कोरोना वायरस के लिए जो हमारा टीका बना था, उसके एक्सपेरिमेंट वगैरह पे जो खर्च हुआ था, ये सारा का सारा क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा। किसी ठेके के संबंध में, मतलब कहीं से ठेकेदारी ले रहा हूं, अगर कोई भी, अगर उसके लिए लीगल कार्रवाई करने के लिए कोई खर्च हो रहा है, आने जाने में कोई खर्च हो रहा है उस काम को करने के लिए, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम वहां पे जाएंगे नहीं तब तक खर्च, तब तक हमारा वो काम नहीं होगा। किसी विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त मशीन का किराया, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं
और ढलैया के लिए वो क्या होता है, बड़े बड़े मशीन जो आते हैं जो मसाला को मिक्स करके देते हैं, मिक्सर मशीन, तो उसको हम अगर रेंट पे ला रहे हैं तो उसके लिए जो रेंट दे रहे हैं वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठेके के सर्वेक्षण हेतु व्यक्ति विशेष को दिया गया शुल्क, R&D करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो खर्च दे रहे हैं। उपरोक्त समस्त व्यय मूल लागत के अंग होते हैं, क्योंकि भाई ये सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ किसके पार्ट होते हैं, प्राइम कॉस्ट के। ठीक है, अब अगला आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगला आता है इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड तो नहीं होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये आप जिस कंपनी में प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है उस कंपनी से संबंधित होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस जो रिलेटेड होगा वो क्या हो जाएगा, गुड्स से रिलेटेड होगा, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके अलावा कोई कर्मचारी है, लेबर है, मतलब जो मतलब ऑफिस स्टाफ है, ठीक है नहीं, वो सारे के लोगों पे खर्च किया गया व्यय हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करा, ऐसे व्यय जो किसी वस्तु के उत्पादन के संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कहे जाते हैं। ये व्यय किसी विशेष कार्य से संबंधित ना होकर या किसी खास संबंधित ना होकर किससे होते हैं, सभी कार्यों से संबंधित होते हैं। जैसे चाय, ऑफिस का रूल है कि 3 टाइम चाय देना अपने एम्प्लॉय को, तो ये चाय क्या किसी एक ही, क्या चाय पिएगा तो लेबर काम करेगा, नहीं, थोड़ा सा हेल्प करने के लिए तो सारे स्टाफ को दिए जाता है। तो ये क्या हो गया, क्या किसी खास कार्य से संबंधित है, ये समस्त कार्यों से संबंधित होते हैं। वही कह रहा है, जैसे कारखाना का व्यय, जैसे कार्यालय व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सामान बिक रहा है, कितना प्रचार पे खर्च कर रही है, इससे प्रोडक्शन को क्या मतलब है। लेकिन जब तक सामान बिकेगा नहीं, प्रोडक्शन करने का कोई फायदा है। तो सामान जिस प्रकार से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट करके उसको बेचना भी तो पड़ेगा, और बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट तो जरूरी है, लोगों तक सामान को पहुंचाना तो जरूरी है। तो वही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो जाता है। तो वही यहाँ पे चीजों को कितने प्रकार से अलग अलग तरीके से बांटा गया, जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया कि कारखाने से संबंधित, अब कारखाना में जो लोग गुड्स को प्रोडक्शन करने में जो है वो तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, लेकिन जो चीजें गुड्स को प्रोडक्शन के अलावा है, जैसे कार्य वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में कार्यालय में सॉरी कारखाने में किए जाने वाला व्यय कार्य कारखाना व्यय कहलाता है। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम पर किए गए व्यय को भी शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत कारखाना का किराया, हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस से हमारा प्रोडक्शन का कोई मतलब है, लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए कि आगे अगर गलती से कोई अनहोनी हो जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो, इंश्योरेंस कंपनी से हमारा पैसा वसूल हो जाएगा, तो इसलिए इंश्योरेंस कराया है हमने। मशीन है, उस पर हरास से उससे कोई मतलब है प्रोडक्शन का, लेकिन भाई मशीन पे हरास तो होना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते जाता है, जैसे जैसे समय बीतते जाता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, मशीन के वैल्यू में कमी आती है, और यही वैल्यू में कमी तो हमारा डेप्रिसिएशन कहा जाता है, हरास कहा जाता है। बिजली पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं कंप्यूटर के लिए, ठीक है ना, मशीन। तो ये सारा का सारा क्या है हमारा, इनडायरेक्ट में फैक्ट्री एक्सपेंस है। उसके बाद आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जैसे हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां का किराया, कार्यालय में जो लोग बिजली का कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए, फोटोकॉपी वगैरह चलाने के लिए यूज कर रहे हैं उस बिजली का, पानी वगैरह जो लोग पी रहे हैं उसका खर्च, टेलीफोन पे होने वाला खर्च, स्टेशनरी कार्यालय में जो लोग काम कर रहे हैं उनके वेतन, ये सारा का सारा क्या हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ऑफिस को चलाने के लिए किया गया खर्च क्या होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। और लास्ट में आता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके बाद तो सामान बिक जाता है तो क्या ही खर्च होगा। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया, जैसे विज्ञापन व्यय मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जैसे विक्रय अभिकर्ता मतलब जो सेल्समैन होते हैं, जो सामान को बेचने का काम करते हैं, उनको यदि मैं सैलरी दे रहा हूँ, उनके यदि मैं कोई बोनस दे रहा हूँ, इंसेंटिव दे रहा हूँ कि जो जितना बेचेगा उसको हम उतना ज़्यादा पैसे देंगे, कमीशन दे रहा हूँ, तो सारा का सारा हो जाएगा। प्लस गोदाम का किराया जहाँ पे हम अपने फिनिश्ड गुड्स को रखते हैं, वो सारा का सारा, डिलीवरी वैन के रख रखाव आदि पे खर्च, मतलब चीज़ों को पहुँचाने के लिए जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों पर भी तो खर्च लगता है। तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो जाता है। समझ में आया। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमने जो अभी बताया है वही है आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय उत्पादन की इकाइयों के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्यक्ष व्यय मतलब जैसे जैसे क्या होता है, उत्पादन का इकाई बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा इसको, जैसे जैसे उत्पादन का बढ़ेगा, जैसे 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं 40 रुपया लग रहा है, 5 बनाएंगे 50 लगेगा, 6 बनाएंगे 60 लगेगा,
क्योंकि इनका डायरेक्ट संबंध किससे होता है? प्रोडक्शन से। तो इसलिए जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा खर्च भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा खर्च भी घटेगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? प्रोडक्शन के साथ होता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन की वृद्धि होने पर प्रत्यक्ष व्यय में वृद्धि होती है तथा उत्पादन में कमी आने पर प्रत्यक्ष व्यय में कमी आती है। इसके विपरीत व्यय का प्रभाव मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस का प्रभाव परिवर्तन पर पूर्णतः नहीं पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए आज मैं 50 बनाऊं तो 60 बनाऊं तो उससे क्या ही हमारा जो चपरासी है उसका खर्चा बढ़ेगा घटेगा क्या? उसको तो काम करना है। तो ये अप्रत्यक्ष व्यय था ना। जो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं या जो झाड़ू है, झाड़ू का खर्च बढ़ जाएगा घट जाएगा क्या? नहीं घटेगा बढ़ेगा, उसका हमारे प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो पहला। ठीक है, दूसरा, प्रत्यक्ष व्यय परिवर्तनशील तो होते हैं किंतु इकाई लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते कि जैसे यहां पे क्या था हमारे पास, सोच कर देखिए, हमने 4 प्रोडक्ट बनाया, ₹40 का कॉस्ट आया। इसके अकॉर्डिंग हमने 10 प्रोडक्ट बनाया, हमारे पास 100 का कॉस्ट आया। इसके अकॉर्डिंग हमने 1000 प्रोडक्ट बनाया, हमारा 10,000 का कॉस्ट आया। कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन अपना बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा कॉस्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या बोला है यहां पे एक शब्द, लेकिन इसके प्रति इकाई लागत में, मतलब पर यूनिट कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पर यूनिट कॉस्ट कहा जाता है, जानते हैं क्या? बता रहा, हाँ, पर यूनिट कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट बटा टोटल प्रोडक्ट। तो यहां पे टोटल कॉस्ट कितना है और टोटल प्रोडक्ट कितना है? जरा देखिए तो कितना आया? आया। यहां पे टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल प्रोडक्ट कितना है, कितना आया? यहां पे टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल प्रोडक्ट कितना है, कितना आया? मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या होता है कि प्रोडक्शन के साथ बढ़ता तो है लेकिन इसमें पर यूनिट कॉस्ट नहीं बढ़ता है, वो हमेशा बराबर होता है। वही यहां पे कह रहा है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष व्यय पूर्व में ही निर्धारित कर लिए जाते हैं। मतलब हम पहले ही कर लेते हैं कि इसमें कितना खर्च हमारा होने वाला है, मतलब इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़े। तीसरा क्या कहता है कि प्रत्यक्ष व्यय का उत्पादन से सीधा संबंध होता है, अभी बताया, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय का उत्पादन में सहयोग प्रदान करता है, कोई खास संबंध वैसा नहीं होता है, डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। फिर अगला क्या कहता है, नंबर 4, प्रत्यक्ष व्यय मूल लागत के अंग होते हैं, प्राइम कॉस्ट के पार्ट होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष किसके होते हैं? मूल लागत के बाद के होते हैं, मतलब ओवरहेड के होते हैं। इनडायरेक्ट किसके पार्ट होते हैं? ओवरहेड के होते हैं। फिर अगला क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष व्यय को घटाना संभव नहीं होता। भाई जैसे जैसे आपको चाहिए, आप 1 डब्बा खाना चाहते हो 5 रुपए देना पड़ेगा, तो 3 डब्बा खाना चाहते हो 15 देना पड़ेगा, इसको आप कम नहीं कर सकते। लेकिन आप अप्रत्यक्ष व्यय की कमी में कमी ला सकते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, आप देख रहे हो कि अप्रत्यक्ष व्यय बहुत खर्च आ रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ रहा है आपका, तो आपके पास 3 चपरासी था, उसमें से आपने एक को हटा दिया कि भैया हमारे पास अब उतना काम नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे रख सकूँ, तो इसलिए आप छोड़ दीजिए। होगा कि नहीं होगा? तो ऑटोमेटिक उसका सैलरी कम हुआ कि नहीं होगा? तो ये चीज हो गया, तो वही कमी लाई जा सकती है। नंबर 6, यदि विक्रय मूल्य प्रत्यक्ष व्यय से कम प्राप्त होता है, मतलब हम जो सामान बना रहे हैं, सामान को बनाने में 10 रुपया लगा और वो बिक रहा है 8 रुपया में, तो सीधा बात है मतलब इसको बंद कर देना चाहिए, ये सामान हमें फायदा देने वाला नहीं है। लेकिन सामान हमारा है 10 रुपए का, बिक रहा है 15 रुपए का, और हमारा उस पर खर्च आ जा रहा है एक्स्ट्रा जो ओवर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 6 रुपए का, तो लॉस टोटल हमको कितना हो रहा है? 1 रुपया लॉस हो रहा है। लेकिन फिर भी हम प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे, जानते हैं कि क्योंकि अप्रत्यक्ष व्यय को कम किया जा सकता है। तो अगर आपका अप्रत्यक्ष व्यय 6 रुपया है तो उसको प्रयास करिए 3 रुपया करिए, 4 रुपया करिए, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 10 रुपये का सामान 14 रुपये में,
फिर भी तो 15 में आप बेच रहे हो, 1 रुपया फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है। फिर अगला क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष व्यय में प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मतलब वही है, डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट चीजों को शामिल किया जाता है, इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट को। प्रत्यक्ष व्यय डायरेक्ट एक्सपेंस प्रति इकाई स्थिर होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ने घटने से कोई पर यूनिट कॉस्ट में कोई अंतर आया था क्या? नहीं आया था। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल प्रत्यक्ष व्यय बढ़ते चले जाते हैं तथा उत्पादन में कमी होने पर ये घटते चले आते हैं। दूसरी ओर उत्पादन घटने बढ़ने का प्रभाव अप्रत्यक्ष व्ययों पर नहीं पड़ता है। यही चीज है। तो जो चीजें हमने आपको बताई थी वही चीज आपको यहां भी पढ़ना था। ठीक है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड्स एंड ऑन कॉस्ट। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, कॉस्ट पढ़ते हैं। नहीं, आपको क्या पढ़ना है, ऑन कॉस्ट एंड ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब ऊपरी व्यय, मतलब मेन कॉस्ट से ऊपर का। और ऑन कॉस्ट होता है मतलब ये ऐसे खर्चे जो हमारे मेन खर्चे पे डिपेंड करते हैं। मतलब एक तो दिया रहेगा ओवरहेड कि भाई इतना लगा 10 रुपए, और एक होता है ऑन कॉस्ट, मतलब जैसे मटेरियल, अब जैसे मान के चलिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपया लग गया आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बोला 5 रुपये, टोटल कितना हो गया 15 रुपये। लेकिन एक होता है तो यहाँ पे 5 रुपये का हो गया ओवरहेड, हो गया मेन कॉस्ट से ऊपर का। लेकिन एक होता है ऑन कॉस्ट, बनाने में मटेरियल मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस लगे 10 रुपये, और बोल रहा है कि जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा उसका 40% इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगभग लगभग ओवरहेड ही होते हैं, लेकिन चूंकि वो परसेंटेज के रूप में दे दिया गया मेन कॉस्ट के, इसलिए वो क्या बन जाते हैं ऑन कॉस्ट। तो 40%, तो 10 का 40% कितना 4, यानी कि 10 4 14 हो गया। वही यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य तौर पर इन दोनों में अंतर नहीं किया जाता, एक्चुअल में नहीं है अंतर, सही बात है, लेकिन सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट के कारण इसमें अंतर आ जाता है। क्या कर रहा है, दोनों में बारीकी का अंतर है। ऊपरी व्यय के अंतर्गत सभी वास्तविक अप्रत्यक्ष खर्च, मतलब एक्चुअल में जो हो रहा है वो लिख दिया जाता है। लेकिन ऑन कॉस्ट क्या होता है, विगत सामग्रियों के आधार पर प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है। इसमें ज्ञात किया जाता है प्रतिशत कि कॉस्ट पे है वो। ऑन कॉस्ट, ऑन मतलब पर, कॉस्ट मतलब लागत, लागत के ऊपर है। जितना लागत बढ़ेगा, जितना प्राइम कॉस्ट बढ़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑन कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। 10 रुपया है तो 40% 4 रुपया, कल को 30 रुपया हो जाएगा तो 40% 12 रुपये हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज वही यहाँ पे कह रहा है कि ऑन कॉस्ट इज डिफाइंड एज द चार्ज मेड टू प्रोडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इनकी परिभाषा के अनुसार ऊपरी अधिव्यय प्रतिशत में ज्ञात किए जाते हैं। जैसे मान के चलिए 2 तरह के यहाँ पे बनाया जाएगा। एक तो कहा गया कि मटेरियल डायरेक्ट हो गया हमारा, ये भी डायरेक्ट हो गया। अब वर्क ओवरहेड हो गया 20,000, ठीक है। फिर ऑफिस ओवरहेड हो गया हमारा 12,000, हो गया टोटल हमारा हो गया। तो इसी को, लेकिन एक हो गया ऑन कॉस्ट, एक दूसरा चार्ट दे दिया, ये कंडीशन नंबर 2, ये हो गया हमारा कंडीशन नंबर 1, और ये हो गया कंडीशन नंबर 2। 2 टेबल बनेगा। तो यहां पे देखिएगा, जैसे पहले नंबर कंडीशन में क्या दे रहा है, यहां पे देखिए तो जरा, रुक जाइए बस। अब देखिए हमने एक कॉस्ट शीट बनाया हुआ है, तो ये है ओवरहेड्स वाला। तो यहाँ पे क्या किया गया, मटेरियल्स में हमने डायरेक्ट वेजेस जोड़ा तो क्या आ गया। अभी इसको बताएंगे कि क्यों वर्क कॉस्ट आपने लिखा है, ये आगे पढ़ना है हमें। उसके बाद वर्क ओवरहेड इसमें जोड़ा तो क्या आ गया, वर्क कॉस्ट। फिर उसमें ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ था, ऐड कर दिया था, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कहानी खत्म। लेकिन अगर मैं ऑन कॉस्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, मटेरियल कितना 40,000, डायरेक्ट वेजेस कितना 60,000, टोटल हमारा प्राइम कॉस्ट कितना हो गया 1 लाख। और आगे क्या कह रहा है कि इफ वर्क ऑन कॉस्ट इज 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, मतलब हमारा यहाँ पे क्या था, वर्क ओवरहेड दे रखा था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट वेजेज एंड ऑफिस कॉस्ट इज 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25% निकालना था किसका, प्राइम कॉस्ट का, वर्क ऑन कॉस्ट।
तो वर्क ऑन कॉस्ट को क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट कितना आया था हमारा 1 लाख का 25% कितना हो गया यहाँ पे 20, सॉरी डायरेक्ट वेजेज का निकालना है, हाँ डायरेक्ट वेजेज का निकालना है। तो डायरेक्ट वेजेज 60,000 का 25% कुछ भी दे सकता है, प्राइम कॉस्ट का भी दे सकता है, डायरेक्ट वेजेज का या मटेरियल का भी दे सकता है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे, 60,000 का 25% कितना हो गया 15,000, टोटल हमारा वर्क कॉस्ट कितना आ गया 1,15,000, और इसका 10% कितना हो गया 11,500 इतना हो गया, है समझ में। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। समझ में आया। अब देखिएगा नेचर ऑफ एक्सपेंस, अगला क्या था हमारा नेचर ऑफ एक्सपेंस। नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या होता है, तो नेचर ऑफ एक्सपेंस मतलब जो खर्च की प्रकृति, इसको हम कॉस्टिंग में 3 अलग अलग प्रकार से लेते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस, क्या होता है, एक हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस या कुछ लोग इसको फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, बताएंगे अभी सारा डिटेल करेंगे। दूसरा होता है वेरिएबल एक्सपेंस या वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। तो सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्शन से इसका एक लेवल तक, प्रोडक्शन से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे यहां पे मैं खर्च मतलब एक बच्चे को पढ़ाऊं चाहे 50 बच्चों को पढ़ाऊं, कोई यहां पे फर्क पड़ने वाला है रेंट पे, रेंट तो उतना ही लगना है। तो ये क्या हो गया हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस। वही यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये व्यय जिन पर उत्पादन की मात्रा में घटने बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कौन से व्यय कहे जाते हैं, स्थिर व्यय कहे जाते हैं। जैसे कारखाने का किराया, कार्यालय के कर्मचारियों का, प्रबंधकों का भवन किराया, मतलब ये सब चीजें क्या हो गया हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट की गणना करते समय ऐसे व्यय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब जानते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या, मार्जिनल एक्सपेंस क्या कहा जाता है या मार्जिनल कॉस्ट क्या कहा जाता है। टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है ना, हर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से जैसे टोटल कॉस्ट में चेंज आ गया उसको मार, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान के चलिए कि हमारा आ, ये प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा हो गया वेरिएबल हो गया, और ये हो गया हमारा फिक्स्ड हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा मतलब एक्सपेंस में कुछ वेरिएबल, कुछ तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे एक तो 10 रुपया, लेकिन ये मान के चलिए हमारा फिक्स्ड हो गया 50। तो फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगा, अब आप एक बनाओ तो चाहे 10 बनाओ तो, लेकिन ये हमने जैसे दो किया ये कितना हो जाएगा, ये आज भी कितना होगा, ये कितना हो गया, ये आज भी कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। अब यहां पे देखिए तो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो कितना आ गया यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया। पता है मार्जिनल क्या होता है, मतलब टोटल कॉस्ट में इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इनसे इनके बीच का अंतर कितना है, इनसे इनके बीच का अंतर कितना है, यही पता है क्या कहा जाते हैं, मतलब हर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से हमारे टोटल कॉस्ट में कितना अंतर आ रहा है, वो क्या कहलाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो जैसे देखिए, तो इसको कहा जा रहा है कि जब मार्जिनल कॉस्ट अगर निकालना हो ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट का वैसे भी हम वैल्यू नहीं करते, क्योंकि ये तो हमेशा बराबर है। अब झूठ मूठ का फिक्स्ड कॉस्ट जोड़ के यहाँ पे फिर ऐसे करिएगा, उससे बढ़िया आप यहीं पे नहीं निकालिएगा। जरा खुद ही बताइए आप लोग, इन दोनों के बीच कितना आया, इन दोनों के बीच कितना आया, इन दोनों के बीच कितना आया। तो काहे के लिए डबल जोड़, फिर इसको एग्रीगेट करके फिर इसमें से निकालना, इतना प्रोसेस पे क्यों जाना। तो वही चीज यहां पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट की गणना करते समय ऐसे व्यय को, कैसे व्यय को फिक्स्ड एक्सपेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। हम्म, हम्म। अच्छा मान के चलिए यहाँ पे 7 आ गया, तो ये हो गया 70,
और ये आज भी कितना है? तो देखिए, तो यहाँ पे 40 से ये कितना हो गया? हुआ, यहां से कितना हो गया? तो कर तो दिया ना। मैं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे लीजिए ना, अब हम इसको 12 कर दिए, 120 हो गया। लेकिन ये हमेशा कितना होगा, चूंकि फिक्स्ड है, ये तो चेंज होगा नहीं। कितना है यहाँ पे? 170। देखिए तो कितना हो गया, 70 से। तो मैं ये कहाँ का बोल रहा हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा सेम आएगा? मैंने ये थोड़े ना बोला कि मार्जिनल कॉस्ट सेम होगा। मार्जिनल कॉस्ट मतलब इसका, इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखिए ना लिखिए बात वही, आंसर वही आएगा बिना लिखे भी। ये मैं कह रहा हूँ, ये थोड़े कह रहा हूँ कि मार्जिनल। अब भाई एक एक जिस प्रकार से बढ़ेगा प्रोडक्शन, आप क्या चाहते हो कि आप एक से सीधे 10 चले जाइएगा तो भी आपका 10 रुपये ही लगे, और एक से जो 3 जा रहा है उसका भी 10 रुपये लगे? ऐसा थोड़े ना लगेगा। तो जैसे जैसे आपका खर्च बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका खर्च तो वेरिएबल बढ़ेगा ही। ठीक है, ये चीज है। समझ में आया? तो वही कह रहा है कि अस्थायी लागत प्रति इकाई उत्पादन के बढ़ने या घटने पर परिवर्तित होती क्या करते हैं, अस्थायी लागत, अस्थायी लागत प्रति इकाई उत्पादन के घटने या बढ़ने पर परिवर्तित होती रहती है। अस्थायी लागत, अस्थायी लागत कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन के, इस लाइन को आप लोग रहने दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अब देखिए, उत्पादन के वृद्धि होने पर प्रति इकाई लागत घटती है, प्रति इकाई लागत घटती है, तथा उत्पादन की कमी होने पर प्रति इकाई लागत बढ़ती है। कैसे? जैसे जैसे प्रति इकाई लागत मतलब टोटल, प्रति इकाई लागत मतलब प्रति इकाई लागत कैसे निकाला जाता है, मैंने ये चीज आपको यहाँ पे बताया था। देखिए जरा, पर टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। इसका अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालूं, प्रोडक्ट कॉस्ट, तो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 1। प्रति इकाई कॉस्ट कितना हो गया, हुआ। लेकिन इसका निकालिए तो 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, घटा कि नहीं घटा? इसका निकाल कर देखिए, 80 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 26 कुछ हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे प्रति इकाई लागत क्या होते जाता है, क्योंकि पहले ये अकेला एक पे था, अब इसको हम 2 लोगों के बीच बांटेंगे, इसको 3 के बीच, इसको 4 के बीच, ये तो बराबर बढ़ता जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ता जाएगा ना, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो जाता है, प्रति इकाई लागत का घटते जाता है। आया समझ में? तो वही अलग अलग कर्व दिया गया है, जिसका कोई आपको मतलब नहीं बनता है, मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस। अब चाहे यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलिए 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, यहाँ पे 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, 30,000 हो गया, 40,000 हो गया। मतलब चाहे 100 प्रोडक्ट बनाइए, चाहे 200 प्रोडक्ट बनाइए, चाहे कितना भी, अगर 20,000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो क्या वो बढ़ा घटेगा कभी? तो मतलब वो तो हमेशा बराबर ही जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है अस्थायी लागत। लेकिन मैं टोटल कुल लागत के बारे में बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे उत्पादन घट बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उत्पादन हम बढ़ाते जाते हैं, हमारा कॉस्ट का मात्रा क्या होने लगता है, तो प्रति कॉस्ट इकाई क्या होता है, घटते जाता है। तो वही यहाँ पे देख रहे हैं कम हो रहा है। ठीक है, ये चीज है। तो फिक्स्ड एक्सपेंस क्या हो गया, समझ में आ गया? अब देखिए अगला आ गया क्या हमारा, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जो बदलता रहे, जिसमें परिवर्तन आता रहे, जिसमें क्या आता रहे भाई, तो जिसमें परिवर्तन आता रहे, मतलब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, वैसे वैसे वे खर्चे भी बढ़ेंगे, जैसे जैसे उत्पादन घटेगा, वैसे वैसे उत्पादन भी घटता जाएगा। वही कह रहे हैं, ये व्यय जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन होते हैं, जैसे हमने यहां पे दिखाया आपको, ये है वेरिएबल्स।
एक था तो 10 रुपया, दो था तो 20 रुपया, तीन था 30 रुपया, चार था 40 रुपये। होता है कि नहीं होता है? तो जैसे जैसे अब मान के चले चार है 40, दो है तो 20, तो जैसे बढ़ेगा तो बढ़ेगा वेरिएबल एक्सपेंस, घटेगा तो घटेगा। आए समझ में? वही चीज यहां पे कह रहे हैं, परिवर्तित होते हैं। परिवर्तनशील व्यय माने जैसे सामग्री, कोयला, ईंधन, पानी, उत्पादन कर, यंत्रों का ह्रास, यंत्रों की मरम्मत। अच्छा, यंत्रों की ह्रास मतलब मशीन पे जो डेप्रिसिएशन, मशीन का जितना ज्यादा उपयोग करेंगे मशीन उतना ज्यादा डिप्रिशिएट होगा, होगा कि नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं मशीन पे जो ह्रास लगता है वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये भी हमारा वेरिएबल के रूप में ही देखा जाता है। तो वही अब, लेकिन डेप्रिसिएशन को जनरली दोनों तरह से आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में कभी कभी कह देता है कि भाई जो डेप्रिसिएशन होगा वो 10% होगा, तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़े चाहे घटे 10% का 10%। तो ये चीज़ है। तो देखिएगा, विक्रेताओं का कमीशन, पैकिंग व्यय, ये सब सारे के सारी चीज़ें हैं कि जैसे जैसे मान चले पैकिंग व्यय, जितना सामान बिकेगा उतना पैकिंग खर्च लगेगा, होगा कि नहीं? कमीशन जितना बिकेगा उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये चीजें हो गई। तो परिवर्तनशील लागत को सीमांत लागत भी कहा जाता है, क्योंकि जितना परिवर्तनशील, जितना परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है जरा बताइए ना। यहाँ पे 10 ही तो परिवर्तन हो रहा है, वहीं 10 तो मिलके यहाँ पे आया, फिर इसमें ये 10 जुड़ गया तो 30 हो गया, इसमें जुड़ गया तो 40 हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुद ही देखिए इसको, 10 10 20, 20 10 30, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 30 10 40, 40 30 70, 70 50 120। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि वेरिएबल एक्सपेंस को क्या कहा जाता है? सीमांत लागत, मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। इन व्ययों को सीमांत लागत की गणना में शामिल किया जाता है, क्योंकि इन्हीं पे पूरा का पूरा सीमांत लागत डिपेंड ही करता है। तो उत्पादन घटने या बढ़ने पर प्रति इकाई सीमांत लागत हमेशा बराबर होता है। ये चीज तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना? इसे चित्र द्वारा निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जैसे जैसे देख रहे हैं उत्पादन का मात्रा बढ़ रहा है, वैसे वैसे खर्च बढ़ते जा रहा है, लेकिन प्रति इकाई लागत हमेशा इसका क्या हो गया, समझ में आया? और एक आता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि एक हिसाब से कुछ हद तक वो फिक्स रहेगा, उसके बाद बढ़ जाएगा, फिर कुछ देर तक फिक्स रहेगा, फिर बढ़ जाएगा। जैसे एक बस में बैठने की क्षमता 50 है, या इस क्लासरूम में बैठने की क्षमता 50 है, तो मैं 50 लोगों को बैठाऊंगा, तो चाहे एक को बैठाऊं चाहे 50 को बैठाऊं, हमारा रेंट अगर 15,000 है तो 15,000 ही लगेगा। लेकिन जैसे 51 बच्चे होंगे, हमारा रेंट कितना अब होगा, डबल करना पड़ेगा ना इसको। जैसे मान के चलिए मुझे कहीं घूमने जाना है, 50 बच्चे चाहिए मुझे एक बस में बैठाने के लिए, तो एक बस का कीमत है मान के चलिए 20,000 रुपये मुझे भाड़ा देना पड़ रहा है। लेकिन जैसे 51 बच्चा होगा, अगर उसको सीट चाहिए तो मुझे दूसरा बस करना पड़ेगा ना। तो 50 तक क्या था भाई, एक बैठाइए चाहे 50 बैठाइए 20,000, लेकिन जैसे 51 हुआ तैसे हमारा बस का किराया कितना हो गया, 40,000। तो ऐसे एक्सपेंस जो एक हद तक फिक्स्ड होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, चेंज होते हैं कुछ हद तक, फिर तो क्या कर लेते हैं, सेमी वेरिएबल्स। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे व्यय जिनका कुछ भाग परिवर्तनशील तथा कुछ भाग स्थिर रहता है, अर्ध परिवर्तनशील व्यय कहे जाते हैं। उदाहरण टेलीफोन का व्यय, यात्रा संबंधी व्यय, स्टेशनरी का व्यय, बिजली का व्यय आदि, इसे ऐसे बताया गया है। अच्छा, इसको अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। इसको एक और तरीके से देखा, जैसे कि मान के चलिए कि भाई टेलीफोन खर्च कि आप यूज करिए चाहे मत करिए, 200 रुपया आपको देना है। और उसके अलावा जैसे डिश टीवी का भी आता है, या टाटा प्ले, या कोई भी एयरटेल टीवी आप लीजिए, सब में क्या होता है कि आप कोई भी चैनल सब्सक्राइब करिए चाहे मत करिए, 150 प्लस पैसे लग जाएंगे आपके। उसके अलावा आप जैसे आपने कलर्स ले लिया, जीएसटी आके 25-26 रुपये पड़ जाता है, एचडी में लेंगे तो। एक और ले लिया, जीटीवी ले लिया, बढ़ जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स ले लिया, बढ़ जाएगा। कोई न्यूज का आपने ले लिया, बढ़ जाएगा। तो एक हद तक उसने क्या कर लिया, अपने आप को क्या रखा है, सीमित रखा है। लेकिन उससे ऊपर जैसे जाइएगा, अब हमारा खर्च क्या होने लगेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही क्या कहलाता है हमारा, ठीक है ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आपने पढ़ा, मतलब जो भी कॉस्ट का अलग अलग जो था वो पढ़ा आपने। अब अगला है भाई, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं अभी पढ़ने, तो इस चीज़ों को हम क्या करेंगे, अब कॉस्ट शीट के द्वारा हम आपको कल के क्लास में हम आपको बताएंगे
ठीक है, वर्क कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, पेन से करिएगा या स्केल से करिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा यही होगा, और नहीं तो कहिएगा तो हम बता सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा क्लास हो गया। हाँ? आज रहने दीजिए उसको। तो ठीक है ना, तो कल आइए, तो कल हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, और मंडे से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, या हो सकता है संडे को, वैसे क्लास के कम चांस है संडे को। हाँ, कल क्लास है। अब हो गया, अब क्लास 12 का एग्ज़ाम हो गया, तो अब टेंशन वहाँ के बच्चे का हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो ज्वाइन करिए, हम उसमें मिलते हैं आपसे। ठीक है।